हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। चोला डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, टेम्पल्स क्यों बनवाए उन्होंने, और उस टेम्पल्स का मेन फीचर्स क्या हुआ करता था, और वो टेम्पल्स जो है एक ट्रेडिंग हब क्यों हुआ, क्यों हम बोलते हैं कि वो टेम्पल जो है एक ट्रेडिंग हब थी। ये हमने देख लिया था। अब ये देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन की फैसिलिटी थी चोला डायनेस्टी के अंदर, वो कैसी थी। तो तमिलनाडु का जो इलाका था, तमिलनाडु बेसिकली कहाँ पड़ता है? सदर्न इंडिया में पड़ेगा, सदर्न सदर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है ये। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो बहुत ही पहले हो चुका था, लेकिन वो जो एग्रीकल्चर होता था बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हुआ करता था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, प्लांट्स है, बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे। तो उसके बाद में 5th एंड 6th सेंचुरी में क्या हुआ कि उन एरिया को क्या किया गया, ओपन अप किया गया। ओपन अप का मतलब कि जहाँ पे थोड़े बहुत जंगल थे, थोड़े जंगल को छोड़ करके हल्के फुल्के जंगलों को काटा गया, साफ सफाई करी गई, और वहाँ पे ये किया गया कि वहाँ पे क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर करेंगे, वो भी थोड़ी मात्रा में नहीं, लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन हमको करना है, एग्रीकल्चर करना है। तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, और वो जो एरिया को लेवल किया गया कि हाँ, अगर कोई पहाड़ पे एरिया है तो वहाँ पे किस टाइप की एग्रीकल्चर करनी है, कौन से प्लांट्स को ग्रो करना है वहाँ पे। अगर कोई प्लेन रीजन है तो वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स को उगाने हैं। तो ये डेल्टा में जो सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं कि जैसे कि आप सदर्न इंडिया में जाओगे तो आपको पेड़ कह रहे हैं कि पहाड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। जो तमिलनाडु है पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर में है। तो अगर मान लिया जाए कि ये ऐसे कोई एरिया है, ठीक है ना, तो ये एरिया तो अगर सपोज बारिश आती है तो इस एरिया में क्या होगा, फ्लडेड के चांसेस हो गए ना। तो जब फ्लडेड के चांसेस हो गए यानी बारिश का पानी यहाँ आएगा, इस इलाके में लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए, इस पानी को फील्ड के बचाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या की जाती थी, यहाँ पे बैरियर्स लगाए जाते थे कि पानी जो है दूसरे रास्ते से निकल जाए, इस रास्ते से निकल जाए, खेत में ना आए। तो अगर पानी ज़्यादा खेत में लगेगा तो क्या होगा, वो फसल जो है क्या हो जाएगी, सड़ जाती थी, खराब हो जाती थी। तो ये पानी से बचने थे। कुछ ऐसे भी इलाके थे जहाँ पानी पहुँचाना ही मुश्किल था, वहाँ बारिश भी नहीं आती है, कोई अगल बगल में नदी भी नहीं है, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी जो चोला डायनेस्टी के रूलर्स आए उन्होंने भी उसके लिए मेथड्स निकाले। तो उसके लिए बेसिकली किया गया कि सबसे पहले जिस इलाके में वाटर की डेंसिटी हाई हुआ करती थी, तो वहाँ पे क्या करा कि सबसे पहले कि पानी को प्रिवेंट करने के लिए बिल्स, डैम्स टाइप में डैम बनवाया गया कि पानी जो एक्सेस वाटर है उसको डैम में स्टोर कर लेंगे। कुछ एरिया में ये बोला गया कि एक ही टाइम में, एक ही साथ में, एक ही साल में दो क्रॉप आप प्रोडक्शन करिए, जो ज़्यादा पानी को क्या कर सकते, कैप्चर कर सकते। जैसे धान, तो साल में 2 बार बोइए, उसको जो एक्सेस वाटर होगा उसको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अदर 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 एरिया में क्या किया गया, जहाँ पे जो है पानी पहुँचाने की फैसिलिटी नहीं थी, नदी नहीं क्रॉस करती वहाँ से कोई, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली क्या किया गया, वहाँ पे डैम बनाए गए इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। वहाँ सबसे पहले क्या किया गया, वेल्स, कुआं समझते हो ना आप, कुआं खोदा गया पानी के लिए। दूसरा वहाँ पे टैंक्स बनवाए गए, बड़े बड़े टैंक्स बनवाए गए कि वहाँ पानी स्टोर रहेगा, लोग पाइप लगा करके अपने खेत में पानी लेके चले जाएंगे। और तीसरा, रन वाटर को कलेक्ट करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया। जैसे आजकल के जब हम मछली नहीं पालते हैं तो गड्ढा खोद देते हैं, तो वैसे ही पॉन्ड समझ लो आप, तालाब टाइप में गड्ढा कर दिया गया। जब बारिश का पानी आएगा तो उसमें सारा चीज़ स्टोर हो जाएगा, और उस स्टोरेज पानी का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए कर लिया करेंगे। अब जब भी ये इरिगेशन वाला, जब भी हम बात करते हैं, अगर आप ज़रा सोचो कि अगर कुआं खुदवाना है, या फिर डैम बनवाने हैं, या फिर कोई भी काम करवाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्लानिंग किस बात की, पैसे लगेंगे ढेर सारे। एक या दो लोगों के बस की बात की नहीं है, कितने बड़े प्रोजेक्ट को अपने अपने अकेले से कर लें। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ऑर्गेनाइज लेबर चाहिए, उसमें भी लेबर में स्किल्ड लेबर चाहिए कि जिनको वो चीज़ें आती हों कि अगर कुआं बनाना है तो बनाएंगे कैसे। अदर रिसोर्सेस में भी जैसे मनी चाहिए, कि अगर किसी दूसरे की ज़मीन पे अगर आप जा रहे हो कंट्रोल करने के लिए, तो उससे तो परमिशन भी चाहिए ना। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, और उसके बाद में अगर डैम बन भी जाता है, तालाब बन भी जाता है, तो किसको कितना पानी देंगे, कितने अमाउंट में देंगे कि लड़ाई ना हो बाद में चल के, तो शेयरिंग वाला भी डिसीजन लेना पड़ता है। ये सारा डिसीजन लिया जाता था किसके द्वारा, रूलर्स के द्वारा।
जो भी चोला डायनेस्टी के नए रूलर आए उनके द्वारा लिया जाता था। और उस गांव के जो भी क्या होते थे, उस गांव के थोड़े बुद्धिजीवी लोग थे उनके द्वारा भी निर्णय लिया जाता था, जो भी उनके हित में हो। अब ये जो एम्पायर था, जैसे आज भी हम पढ़ते हैं ना कि टॉप लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकंड लेवल पे चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की लेवल आती है, उसके बाद विलेज लेवल पे आते हैं, ग्राम प्रधान जी आते हैं। तो वैसे इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का ना, तो ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है। चोला डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, तो वहां पे क्या था कि जैसे गांव में जितने भी किसान थे ना, उनका संगठन था, उसको बोलते उर। पीजेंट्स जो सेटलमेंट हुआ करता, सेटलमेंट था पीजेंट्स का, उसको बोलते थे उर। उर का मतलब किसानों का ये छोटा मोटा संगठन था, या संगठन था। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, परस्परस हो गए, समृद्ध हो गए, धनी हो गए थे। जैसे जैसे क्या हुआ, इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाएंगे, इरिगेशन की फैसिलिटी कहीं बढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन यानी ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे आपके पास। और तो ये उर जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, धनी होने लगे धीरे धीरे। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे ही उर जो गांव हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी एक संगठन बना ली जिसको बोलते हैं नाडू। तो नाडू क्या हो गया कि विलेज का संगठन। ये जो वर्ड्स है ना, की वर्ड्स, इसकी मीनिंग पूछी जाती है आपसे एग्जाम्स में, अदर्स एग्जाम्स में, कि बताइए उर का मतलब क्या था, बताइए नाडू का मतलब क्या था। तो नाडू क्या था कि विलेज का क्या था, कल विलेज का, जैसे विलेज का क्या है, ग्रुपिंग है। उर क्या था, पिजेंट्स थे। अब उसके बाद में एक विलेज काउंसिल हुआ करती थी। विलेज काउंसिल मतलब, विलेज काउंसिल का मतलब समाज, किसी गांव में 10-12 लोग, बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत उनके पास तजुर्बा है, उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती थी कि कोई भी अगर काम करना है नया चीज़ गांव में या उर में, तो उनसे परमिशन लेनी थी, तो इसको बोलते थे विलेज काउंसिल। अब ये जो विलेज काउंसिल है, दूसरा नाडू। नाडू का मतलब ये एक गांव में होता था विलेज काउंसिल, हर विलेज का एक अलग अलग काउंसिल, उसको बोल रहा है विलेज काउंसिल। और सारे गाँवों को मिला के, 2 4 10 गाँव को मिला के उसको क्या बोलते थे, नाडू। तो ये लोग जो है, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस करें। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना था, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो गई, किसी की किसी ने जमीन हड़प ली, तो उसको जस्टिस चाहिए, जस्टिस देना। और दूसरा, टैक्स को कलेक्ट करना। ये 2 काम थे, और टैक्स कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाएंगे, राजा के पास। अब सिंपल सी बात है कि आज भी हम देखते हैं गांव में किसी के पास बहुत छोटी ज़मीन है, किसी के पास इतनी ज़मीन है कि 7 पुश्त बैठ के खाएगा तो ख़त्म नहीं होगा। उस टाइम में भी चोला डायनेस्टी में भी जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होती थी, 2-2 सौ हेक्टेयर खेत है उनके पास में, तो वो जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, धनी किसान, उनको बोलते थे वेल्लाल। क्या बोलते थे, वेल्लाल बोलते थे। तो ये जो वेल्लाल था ना, इनका इनका जो कंट्रोल था अदर्स की अपेक्षा में, इनका जो कंट्रोल हुआ करता था अगल बगल वाले इलाके में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये नाडू के ऊपर में जो ग्राम सभा हुआ करता था, उसके ऊपर में भी इनका कंट्रोल हुआ करता था। तो इन्हीं के सुपरविजन में जो सेंट्रल जो चोला गवर्नमेंट थी, यानी जो चोला गवर्नमेंट के लोग थे, ठीक है ना, तो इनसे कांटेक्ट किया करते थे, किससे, वेल्लाल लोगों से, कि ठीक है आप टैक्स वसूलाइए, हमको दीजिए, ये सारी चीज़ें, व्यवस्था ऐसी चलती थी। जो चोला किंग हुआ करते थे, अब जैसे वो देखते थे ना कि अगर 10 10 जो है नाडू है, यानी विलेज पंचायत समझ लो आप, 10 विलेज पंचायत है, तो हर नाडू के अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग हेड होंगे। तो वो देखते थे कि किस मतलब कि किस नाडू से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन आ रहा है। तो जिससे भी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन आता था, तो वहाँ का जो लैंड ओनर था ना, उसको ये अलग ही नाम दे देते थे, उसको बोलते थे मूवेंद वेलन। उसको नाम दे देते थे ही मूवेंद वेलन। मूवेंद वेलन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा किसान जो 3 राजाओं के लिए काम करता, मतलब कि एक राजा थे, उनका बेटा अगला बार राजा बना, फिर उनका बेटा राजा, तो 3 मतलब कि, अब वो जो किस टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति है, वो इतना वफादार था कि एक राजा थे, वो जब मर गए तो उनका बेटा राजा बना, तो उसने भी उसी व्यक्ति से, उसी व्यक्ति के परिवार से टैक्स वसूलने का काम करवाया। फिर वो मर गया तो उसका जो बेटा नया राजा बना, उससे भी वो करवाने लगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मुंडेन क्या बोलते थे, मूवेंद वेलन नाम की उपाधि दे देते थे। जैसे आपको याद है ना कि जैसे चोला डायनेस्टी के भी राजा थे, अपने आप को राजा अधिराज, महाराज त्रिभुवन चक्रवर्ती, हम ऐसे ऐसे उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे। वैसे ही जो वेल्लाल लोगों को भी मूवेंट वेलन नाम की क्या कर देते थे, उपाधियां दे देते थे। अब
उसके बाद में कुछ और उपाधियाँ दे देते थे, जैसे कि अरैयार, अरैयार देते थे। उसके बाद में जो रिस्पेक्ट करने के लिए, मॉर्कर्स रिस्पेक्ट करने के लिए, कि अब ये क्या करते थे कि अभी इनको उपाधि मिल गई थी, भी क्या होते थे, राजा के प्रति ज़्यादा वफादार हो जाते थे। चोला डायनेस्टी में जो ज़मीन थी ना, वो बेसिकली जो है इतने प्रकार की होती थी। ये कैसे हमको पता कि अलग-अलग प्रकार की ज़मीन है? चोला डायनेस्टी के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, पता है ना इंस्क्रिप्शंस? जो खुद करके लिखवाए जाते हैं, पाम लीफ पे लिखा जाते हैं, मंदिर की दीवारों पे, पत्थरों पे। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा था क्लास 6 में, फिर इसी में भी पढ़ा था हमने। तो इन इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी ये मिलती है कि लैंड इतने प्रकार का होता है। पहले टाइप के लैंड को बोलते हैं वेलन वेगई। वेलन वेगई का मतलब कि एक ऐसी जमीन जो किसी नॉन ब्राह्मण के पास, यानी ब्राह्मण नहीं है, कोई और जाति का है, उसके पास में वो जमीन है, तो उसको बोलते थे वेलन वेगई। वेलन का मतलब किसान होता है, और वेगई का मतलब जमीन, समझ गए? तो वेलन वेगई का मतलब किसान की जमीन, वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो जमीन ब्राह्मणों को दान दे दी जाती थी, गिफ्टेड जमीन, उसको बोलते थे ब्रह्मदेय। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेय। तीसरा, जो जमीन किसी स्कूल को दे दी जाती थी, उसको बोलते थे साला भोग। साला भोग यानी साल भोग, स्कूल को। चौथी, जो जमीन टेम्पल्स के लिए दे दी जाती थी, इसको बोलते थे देवदान, या तिरुना तिरुना मत्तुकनी। तिरुना मत्तुकनी बोलते थे। तो जमीन किसके लिए किसको दे दी जाती थी कि हाँ ये जमीन लीजिए, यहाँ मंदिर बनवा दीजिए। और बौद्ध और जैनों के बारे में पता है ना, तो बौद्धों के लिए हमने पढ़ा था कि बहुत राजा महाराजा जमीन दे देते थे, क्योंकि तमिलनाडु में जैन लोग ज्यादा थे। तो जैनों को जो है जमीन दे दी जाती थी, तो उसको बोलते थे पल्ली चंदनम। पल्ली चंदनम बोलते थे, जो जैन लोगों को दे दी जाती, लीजिए अपना जैन मठ बनाइए, मोनास्ट्री बनाइए, उनको जमीन दे दी जाती थी। अब जब भी ब्राह्मणों को देखो जमीन मिलती थी, राजा लोग देते थे, उनकी भविष्यवाणी के लिए उनको इनाम देते थे, जमीन देते थे। तो हुआ क्या कि जो कावेरी नदी है ना, ये कावेरी नदी बन रही थी, इसके आसपास के इलाकों में आकर के इन ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे पहले, लेकिन जब राजा लोग ज्यादा जमीन ले लेते देने लगे, तो ब्राह्मण लोग आके इन इलाकों में बहुत ज्यादा आके बैठ गए, बस गया करके यहाँ पे। तो कावेरी जो वैली है, यहाँ पे जितने ब्राह्मण होते हैं तमिलनाडु के किसी भी इलाके में नहीं मिलेंगे, ये कहना चाहते हैं। अब ये जो ईच ब्रह्मदेव मिलता था, यानी राजा को जो जमीन मिल रही है ब्रह्मदेव, ये अकेले एक ब्राह्मण नहीं उसको कंट्रोल करते थे। ये होती थी कुछ जो ब्राह्मणों की ग्रुपिंग होती थी, उसको असेंबली या सभा बोलते थे। तो जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स थे, अब ये क्या करते थे, इनको दिया जाता था कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप करिए। तो ये बहुत एफिशिएंसी से काम करते थे। इनके द्वारा जो अब जिस ग्रुप के द्वारा, जैसे पंचायत होते हैं ना गांव में, तो वैसे समझ लो कि ये ब्राह्मणों की एक पंचायत थी। अब ये जो भी निर्णय लेते थे कि जैसे जमीन मिल गई किसी ब्राह्मण के नाम से, अब वहाँ पे टैक्स लेना है ना, तो वहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति वहाँ पे क्या करेंगे, खेती करेंगे, कौन सी फसलें उगाएंगे, ये सारा डिसीजंस लेते थे ये बैठ के ये सभा वाले लोग लेते थे। तो इनके द्वारा जो डिसीजंस है, वो इंस्क्रिप्शन फिर से खुदवा करके लिखा जाता था कि कोई भूले नहीं। और या फिर जो मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों की दीवारों पर वो खुद करके लिखवा देते थे। सेम तरीके से जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उनका भी एक एसोसिएशन था, उसको बोलते थे नगरम। क्या बोलते हैं? नगरम बोलते हैं। नगरम मतलब शहर मत समझ लेना, नगरम टर्म का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स, ओकेजनली परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन। अब ये जो नगरम है, यानी जो व्यापारियों का समूह था, गांव में तो हो गया ये कौन, गांव में हो गया ब्रह्मदेव वाले, ब्राह्मण लोग शासन कर रहे हैं, उनकी सभा है। लेकिन शहर में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किससे हेल्प लिया जाता था? नगरम वाले से। एक तमिलनाडु में एक जगह है, चिंगल चिंगलेपुट, चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट है। तो चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर, तो उत्तर मेरूर नामक जगह से चोल डायनेस्टी का एक इंस्क्रिप्शन मिला। उसी के बारे में हमको जानकारी मिली, जब उसको पढ़ा लोगों ने, हिस्टोरियंस ने पढ़ा, तो ये जानकारी मिली कि ये जो सभा थी ना, कौन सभा, गांव में जो सभा थी, और सभा जो शहर में थी जिसको बोलते थे नगरम, तो ये जो सभा काम कैसे करती थी, तो ये था, उसमें ये लिखी गई है बात, उत्तर मित्तूर के उस इंस्क्रिप्शन में बात लिखी गई कि ये जो सभा थी ना, इसमें भी अलग अलग कमेटी बना दी गई थी। कमेटी का मतलब, अगर 10 लोग हैं सभा में, तो 2 लोगों को बोल दिया कि काम करिए, इस जमीन में जितना इरिगेशन वाला काम है, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपको देखना कि सिंचाई हो रही है नहीं हो रही है, आप देखिए।
गार्डन्स बगीचे हैं कि नहीं है वो आप किसी और को दे दिया गया। टेम्पल वाला डिपार्टमेंट किसी और को दे दिया गया। अलग अलग कामों के लिए अलग लोगों को असाइन कर दिया जाता है। जैसे स्कूल में ही आप देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर अलॉट किए गए हैं। एक ही टीचर सब थोड़े ना पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल सर का अलग काम है, हिंदी वाले सर का अलग काम है, साइंस वाले सर का अलग काम है। तो वैसे ही जो कमिटी है उस टाइम पे भी हुआ करती, सबको अलग अलग काम दिया जाता। अब इस कमेटी में लोग कैसे आएंगे? ऐसा नहीं था कि किसी को भी उठा करके कमेटी में जो सभा थी, सभा में किसी को बोला ना 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 ना। उसके लिए क्या होता था? चुनाव होता था, इलेक्शन। वो इलेक्शन कैसे होता था? जो भी एलिजिबल मेंबर हुआ करते इस कमेटी में, उनका जो नाम है ना, फिर से वो उसको याद करो। पत उस टाइम तो कागज हुआ नहीं करता था, तो जो पाम लीफ खजूर के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम जो है लिख करके एक ऐसे बॉक्स हुआ करता था, मिट्टी का घड़ा, उसमें डाल दिया जाता था। जिसको जिसको भी अपना मतलब सभा चाहती थी कि ये एलिजिबल हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनका नाम लिख के इसमें डाल दिया जाता था अलग अलग बक्से में। अब जितनी कमेटी में मेंबर चाहिए, उसके बाद एक बच्चे को बुलाया जाता था। 5 साल 6 साल के बच्चों को बोला जाता था, अब इसको ऐसे मिला दिया हाथ से, बोले कि बाबू एक पर्ची इसमें से निकालो, एक इसमें से निकालो, एक इसमें। अब जिसका भी नाम निकल जाए वो जीत जाता था। बस सिंपल सा ये तरीका था। ठीक है। तो इस कमेटी के मेंबर्स जो है ऐसे ही चुने जाते थे। अब करना क्या है कि आप अपनी बुक को ओपन करके पूरा चैप्टर शुरू से अंत तक पढ़ लेना। नेक्स्ट वीक में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।